नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुणा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी के साथ। दोस्तों, पिछली 5 कड़ियों से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पिछले जो 2 पार्ट्स थे उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत पढ़ा और इस पर विस्तार से चर्चा की। इसकी जो पहली कड़ी थी उसमें हमने इसका जो प्रसिद्ध प्रमेय है कि साधन संपन्नता ही आयात और निर्यात की संरचना को निर्धारित करती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। तथा जो लास्ट हमारा वीडियो था पार्ट 2, उसमें हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम डिटेल में पढ़ी, साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, जो कि हमको ये बताता है कि यदि 2 देशों के बीच में साधन जो है उनका आवागमन फ्री नहीं है, साधनों में गतिशीलता नहीं है, लेकिन केवल वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र व्यापार होने पर साधनों की कीमतें भी स्वतः ही समान हो जाएंगी। और फिर हमने लंकास्टर के तरीके से, जॉनसन के तरीके से और लर्नर के तरीके से इस प्रमेय का सत्यापन पढ़ा। आज की इस वीडियो कड़ी में हम ये पढ़ेंगे कि जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है वैसे तो हमको बहुत ही तार्किक दिखता है, लेकिन इसकी बहुत सारी मान्यताएं वास्तविक नहीं है, व्यवहार में लागू नहीं होती। विशेषकर प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर साधन गहनता बनी रहेगी। यह जो मान्यता है यह अवास्तविक मान्यता प्रतीत होती है और वास्तविक जगत में साधन गहनता प्रतिलोमता पाई जाती है, और साधन गहनता प्रतिलोमता के कारण साधन कीमत समानीकरण नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो कड़ी में हम जो मान्यताओं पर आधारित हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की आलोचनाएं हैं वे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत का मूल्यांकन करते हैं तो हेक्सचर-ओहलिन से जो पूर्ववर्ती अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेबरलर, इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे, निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ सिद्धांत और अवसर लागत सिद्धांत, उन तीनों सिद्धांतों की तुलना में हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत ज़्यादा सुव्यवस्थित और तार्किक प्रतीत होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस सिद्धांत को अनेक आधारों पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हेक्सचर-ओहलिन जो सिद्धांत है उसकी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने उसके ऊपर टिप्पणी दी है और इसमें कुछ कमियां भी बताई हैं और इसका विस्तार भी किया है। तो इस सिद्धांत की आलोचनाओं का अध्ययन हम 3 प्रमुख भागों में बांटकर करेंगे। पहला, उसकी जो मान्यताएं हैं उनकी अव्यवहारिकता के आधार पर। दूसरा, जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत के निष्कर्ष निकलते हैं उनका अनेक अर्थशास्त्रियों ने, खासतौर से W. लियोनटीफ ने वास्तविक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें इसका अध्ययन किया और अनुभवजन्य जो निष्कर्ष आए उनसे ये पता चला कि व्यवहारिक जगत में इसके निष्कर्ष कई जगह लागू नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत सारे आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं जो कि आर्थिक विश्लेषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वाले लेक्चर में और आने वाले 2 लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल में जो हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत है उसकी आलोचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस जो वीडियो कड़ी में हम हेक्सचर-ओहलिन सिद्धांत की जो अवास्तविक मान्यताएं हैं वो विस्तार से पढ़ेंगे या उन पर चर्चा करेंगे।
जो आलोचक हैं उनका ये मानना है कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की अधिकांश मान्यताएं वास्तविक जगत में लागू नहीं होती। तो जब वास्तविक जगत में मान्यताएं लागू नहीं होंगी तो जो निष्कर्ष हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के इन मान्यताओं पर आधारित है वो भी फिर अवास्तविक ही होंगे। तो जो सबसे पहली आलोचना है वो इस मान्यता पर आधारित है कि अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की यह मान्यता है कि न केवल वस्तु बाजारों में बल्कि साधन बाजारों में भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, जबकि हम देखते हैं कि वास्तविक जगत में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती बल्कि उसके स्थान पर एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति देखने को मिलती है। बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने बहुत सारे उत्पाद हैं उन पर अपना एकाधिकार कर रखा है, या बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं या जिनमें केवल दो या तीन फर्में ही ऑपरेट करती हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता या अल्पाधिकार की स्थिति पाई जाती है। वस्तु बाजारों में ही केवल अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं है बल्कि साधन बाजारों में भी हमको एकाधिकार देखने को मिलता है। तो श्रम संगठनों के कारण जो लेबर हैं वो अपना कार्टेल या संगठन बना लेते हैं और फिर उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर भी हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि साधनों के बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हैं और उनको बैक करते हैं। तो इस प्रकार से साधन बाजारों में भी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं मिलती। तो पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के जो तथ्य हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं, तो वास्तविक जगत में लागू नहीं होते। दोस्तों, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की एक मान्यता यह भी है कि दोनों देशों में साधनों की पूर्ति स्थिर है। यह मान्यता भी वास्तविक जगत में लागू नहीं होती। हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन नई नई खोज होती हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, कई बार जनसंख्या वृद्धि होती है, तो इन सब कारणों से देशों में समय विशेष में भी साधनों की पूर्ति में परिवर्तन होता रहता है। तो दोनों देशों में साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील है, ना कि स्थिर। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की, जिसके आधार पर हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के बहुत सारे निष्कर्ष आधारित हैं, वह है साधनों में अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का अभाव। हेक्सर-ओहलिन का मानना था कि वस्तुएं तो गतिशील हैं और उनका स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, लेकिन साधनों में गतिशीलता नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, यह मान्यता भी हमको वैध प्रतीत नहीं होती। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विलियम और लेविन, इनका कहना है कि साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता अंतर्देशीय गतिशीलता से भी अधिक पाई गई है। जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक देश के अंदर उत्पादन के साधन जितने मोबाइल हैं या जितने गतिशील हैं, उससे ज़्यादा प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका देखा गया है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ से विकासशील राष्ट्रों की तरफ पूंजी का प्रवाह हुआ है, खासकर खनन उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में और बागान आदि उद्योगों में। इसी प्रकार से इसके उलट अगर हम चलते हैं तो जो थर्ड वर्ल्ड या विकासशील राष्ट्र हैं उनसे विकसित राष्ट्रों की तरफ श्रम का बड़ी मात्रा में प्रवाह हुआ है। खास तौर से जब हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत निर्मित हुआ, उस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक श्रम और पूंजी का प्रवाह या गतिशीलता पाई गई। तो यह जो मान्यता है यह सही प्रतीत नहीं होती। फ्रेंड्स, हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की एक और अवास्तविक मान्यता है कि दोनों व्यापारिक देशों में उपभोक्ताओं की मांग तथा रुचियां एक समान हैं। यदि दोनों देशों के बीच उपभोक्ताओं की मांग और रुचि एक समान होगी तो स्वाभाविक है दोनों देशों में मांग भी एक समान होगी। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं
कि अलग अलग देशों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह भिन्न भिन्न होती है। धर्म कई देशों में अलग होते हैं, भाषा में असमानता होती है, खान पान, फैशन, डेवलपमेंट का लेवल, फिर कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नता आदि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण कि दो देशों के नागरिकों के बीच मांग में अंतर पाया जाता है। यदि दो देशों के नागरिकों की मांग में अंतर पाया जाएगा तो मांग अलग अलग होने के कारण दोनों देशों में वस्तुओं की कीमतों में भी भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। वस्तुओं की कीमत यदि दोनों देशों में अलग अलग है तो फिर व्यापार का कारण कीमत अंतर भी हो सकता है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुसार साधन संपन्नता का अंतर ही व्यापार का कारण हो आवश्यक नहीं है। अगली जो अवास्तविक मान्यता है जिस पर कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत आधारित है वह है पूर्ण रोजगार की स्थिति। हम जानते हैं कि देशों में अनेक कारणों से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि जड़ता या रिजिडिटी की स्थिति पाई जाती है और रिजिडिटी के कारण अनेक प्रकार के प्रवाहों के बावजूद, नीतियों और प्रयत्नों के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में, साधनों में, श्रम में भी, साथ ही जो अन्य साधन है उनमें भी अप्रयुक्त क्षमता पाई जाती है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति भी एक अवास्तविक मान्यता है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में या इससे पूर्ववर्ती जो क्लासिकल थ्योरीज थी उनमें भी परिवहन लागतों को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जब हम परिवहन लागतों को सम्मिलित नहीं करते तो इसके कारण भी जो सिद्धांत है वो वास्तविक जगत में लागू नहीं हो पाता। हम जानते हैं कि परिवहन लागतें भी आयात निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कई बार क्या होता है कि दो देशों के बीच में वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण अंतर होता है। एक देश में कीमत सस्ती होती है तथा वस्तु की कीमत कम होती है तथा दूसरे देश में वह वस्तु महंगी होती है। लेकिन जब हम सस्ती जगह से वस्तु का आयात करने लगते हैं और यह पाते हैं कि परिवहन लागत बहुत अधिक है, तो यदि हम आयात करेंगे तो आयात में परिवहन लागत जोड़ने पर वस्तु देश में आते आते उतनी ही महंगी हो जाएगी जितने की वो घरेलू बाजार में है। तो ऐसे में फिर हम उसका आयात नहीं करेंगे। तो परिवहन लागतें भी आयात निर्यात को प्रभावित करती हैं। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की एक और मान्यता है कि साधनों में समरूपता पाई जाती है, जबकि हम जानते हैं कि सभी जो साधन हैं उनकी इकाइयां एक समान उत्पादक नहीं होती, उनमें उत्पादकता में अंतर पाया जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें कि श्रम की और पूंजी की प्रति इकाई उत्पादकता अलग अलग स्थान पर व अलग अलग समय पर अलग अलग देखी और पाई गई है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत रेखीय समरूपी उत्पादन फलन की मान्यता पर आधारित है। रेखीय समरूपी उत्पादन फलन का तात्पर्य यह है कि हम उत्पादन के सभी साधनों को यदि एक अनुपात में बढ़ाएंगे या घटाएंगे या परिवर्तित करेंगे तो उत्पादन की मात्रा भी उसी अनुपात में परिवर्तित हो जाएगी। जब हम वास्तविक जगत में ऐसा पाते हैं कि हमेशा पैमाने के समान प्रतिफल नहीं होते बल्कि घटते और बढ़ते प्रतिफल की स्थिति भी पाई जाती है। हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि एक वस्तु का उत्पादन फलन दोनों देशों में एक समान है। हमने मॉडल पढ़ा था पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में, तो उसमें हमने देखा कि दो वस्तुएं जो थी x और y, तो x का जो उत्पादन फलन A देश में लागू है वही B देश में भी लागू होगा, लेकिन x और y के उत्पादन फलन अलग अलग होंगे। तो ये जो मान्यता है इसमें भी कुछ समस्याएं हैं और वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, कि हम जानते हैं कि उत्पादन के जो अनेक साधन हैं वो एक दूसरे के स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट होते हैं। साधनों में हम एक साधन के स्थान पर पूर्ण रूप से भी या फिर आंशिक रूप से दूसरे साधन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए एक ही वस्तु का
उत्पादन के अनेक संयोगों से उत्पादन हम कर सकते हैं। हो सकता है कि एक देश एक्स वस्तु का उत्पादन पूंजी गहन तकनीक से करे और उसी वस्तु का उत्पादन दूसरा देश अपेक्षाकृत श्रम गहन तकनीकी से करे। साथ ही साथ ये भी संभव है कि जैसे जैसे साधन कीमत अनुपात में परिवर्तन होगा, देश वस्तु विशेष के उत्पादन में सस्ते साधन संयोग को अपना ले। जैसा कि हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत में पढ़ा था कि जो वाई वस्तु है वो मान लीजिए अपेक्षाकृत पूंजी गहन है और जो ए देश है वो अपेक्षाकृत पूंजी संपन्न राष्ट्र है। तो जो ए देश है वो वाई वस्तु का निर्यात करेगा, लेकिन मान लीजिए वाई वस्तु लगातार महंगी होती चली जाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो ए देश है वो वाई वस्तु का उत्पादन पूंजी गहन तकनीक की बजाय श्रम गहन तकनीक से करने लगे। इसी तरीके से दो देशों के मध्य अलग अलग उत्पादन फलन पाए जा सकते हैं, बल्कि एक राष्ट्र में भी वस्तु का जो उत्पादन है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग साधन संयोगों से हो सकता है और कीमत अनुपात परिवर्तन होने पर भी साधन संयोगों में परिवर्तन आ सकता है। दोस्तों, 10वें नंबर की जो मान्यता है हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की, ये इस सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान्यता है, क्योंकि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का जो प्रसिद्ध प्रमेय है साधन कीमत समानीकरण, वो इसी मान्यता पर आधारित है। ये मान्यता कि सापेक्ष साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहती है, लेकिन वास्तविक जगत में यह मान्यता अवास्तविक पाई गई, ऐसा बहुत सारे आलोचकों का और विचारकों का मानना है। हेक्सर-ओहलिन मानते थे कि दो वस्तुओं की प्रकृति इस प्रकार की है कि इनमें साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहती है, यानी कि यदि जो साधन कीमत अनुपात है वो परिवर्तित होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधन कीमत अनुपात परिवर्तित होने से वस्तुओं में साधन गहनता नहीं बदलेगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वस्तुओं की जो नेचर है वो इस प्रकार की है कि जो पूंजी गहन वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन ही बनी रहेगी और जो श्रम गहन वस्तु है वो श्रम गहन ही बनी रहेगी। लेकिन वास्तविक जगत में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जगत में साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे साधन कीमत अनुपात में परिवर्तन होगा, वस्तुओं में साधन संयोग भी बदल सकता है। विभिन्न उद्योग महंगे साधनों को सस्ते साधनों से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि पूंजी उत्तरोत्तर महंगी होती चली जाती है, तो पूंजी गहन वस्तु के जो उत्पादन की तकनीकी है उसको हम पूंजी गहन की बजाय अपेक्षाकृत श्रम गहन तरीके से भी कर सकते हैं। साधन गहनता प्रतिलोमता की यदि स्थिति पाई जाएगी तो देशों के बीच साधन कीमत समानीकरण नहीं होगा। साधनों की कीमतें दोनों देशों में अलग अलग भी हो सकती हैं। साधन कीमत समानीकरण हो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उससे हम साधन गहनता प्रतिलोमता क्या होती है और इसका साधन गहनता या साधन कीमत समानीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की अधिकांशतः मान्यताएं अवास्तविक हैं और वास्तविक जगत में लागू नहीं होती। सब जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि वस्तुओं में साधन गहनता प्रत्येक साधन कीमत अनुपात पर बनी रहे ऐसा आवश्यक नहीं है, तो इस मान्यता के टूटने के कारण साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब हम यह विस्तार से चर्चा करेंगे कि साधन गहनता प्रतिलोमता क्या है तथा साधन कीमत समानीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, साधन गहनता प्रतिलोमता का जो तात्पर्य है वह है सापेक्ष साधन कीमत अनुपात में परिवर्तन के साथ साथ वस्तुओं के उत्पादन में
साधन गहनता में भी परिवर्तन हो जाना, अर्थात मजदूरी ब्याज अनुपात में परिवर्तन के कारण वस्तु में पूंजी श्रम अनुपात में भी परिवर्तन हो जाना। इसका तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों? जैसे जैसे ब्याज की तुलना में मजदूरी की दर बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रतिस्थापन किसी उद्योग में होता चला जाएगा। साधन गहनता प्रतिलोमता के कारण ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे साधन कीमत अनुपात बदले, वैसे वैसे पूंजी गहन वस्तु तुलनात्मक रूप से श्रम गहन होती चली जाए। और इसका एक दूसरा रूप यह भी देखने को मिल सकता है कि एक वस्तु एक स्थान पर तो पूंजी गहन तकनीक से उत्पादित हो और वही वस्तु अन्य स्थान पर या अन्य राष्ट्र में तुलनात्मक रूप से श्रम गहन तकनीक के द्वारा उत्पादित हो। अब नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं फ्रेंड्स, उसमें हम बहुत डिटेल में ये पढ़ेंगे कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है तो फिर साधन कीमत समानीकरण होगा या नहीं होगा। जो पिछला हमारा चैप्टर था जिसमें कि हमने साधन कीमत समानीकरण प्रमेय यानी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को डिटेल में पढ़ा था, तो उसमें हमने लंकास्टर मेथड से, लर्नर मेथड से और जॉनसन मेथड से ये पढ़ा था कि हेक्सर-ऑयलेन सिद्धांत की यदि मान्यताएं लागू होती हैं तो साधन कीमत समानीकरण होगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये मान्यता यदि लागू नहीं होती और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल यानी साधन गहनता प्रतिलोमता पाई जाती है तो साधन कीमत समानीकरण होगा अथवा नहीं होगा। फ्रेंड्स, साधन गहनता प्रतिलोमता और उसके प्रभाव को डायग्राम की सहायता से डिस्कस करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि साधन गहनता प्रतिलोमता उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो उत्पादन में साधन गहनता प्रतिलोमता की जो उपस्थिति है वह उत्पादन के जो साधन हैं पूंजी और श्रम उनके मध्य पाई जाने वाली स्थानापन्नता है। हम जानते हैं कि उत्पादन के जो साधन हैं वो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट या स्थानापन्न होते हैं। यदि इनकी कीमतों में सिग्निफिकेंट चेंज होता है, अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन को इस्तेमाल भी किया जा सकता है अथवा इन्हें प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब कितना परिवर्तन होगा इन दोनों के मध्य में, यानी साधन अनुपात में कितना परिवर्तन आएगा साधन कीमत में परिवर्तन के साथ साथ, ये दोनों साधनों के बीच जो प्रतिस्थापन की लोच है उस पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी में प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर रिपीट करती हूँ कि जो प्रतिस्थापन लोच है वह साधन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप वस्तु के उत्पादन में साधन अनुपात में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि यदि वस्तुओं के उत्पादन में जो सीमांत रूपांतरण दर है उसमें यदि परिवर्तन होगा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप साधन कीमत अनुपात में क्या परिवर्तन आएगा। तो प्रतिस्थापन लोच इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल लेबर रेशो डिवाइडेड बाय इनिशियल कैपिटल लेबर रेशो मल्टीप्लाइड बाय marginal rate of substitution divided by change in marginal rate of substitution। तो ये हमारा प्रतिस्थापन की लोच का फॉर्मूला है जो कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है उसमें परिवर्तन आने के परिणाम स्वरूप जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में कैपिटल लेबर रेशियो है उसमें जो चेंज आता है उसको हम प्रतिस्थापन की लोच कहते हैं। तो दोनों साधनों के बीच में यदि प्रतिस्थापन की लोच अधिक है तो साधन गहनता प्रतिलोमता भी अधिक मात्रा में पाई जा सकती है। जिस देश में श्रम सस्ता है वह देश श्रम गहन तकनीकी से उत्पादन करेगा और ऐसा हो सकता है कि जिस देश में पूंजी सस्ती है
वो पूंजी गहन तकनीक से उत्पादन करे। तो दोनों देशों में साधन कीमत समानीकरण हो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, हम इस चार्ट के माध्यम से साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। पिछला जो हमारा चैप्टर था या वीडियो सीरीज थी जिसमें कि हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को डिटेल में पढ़ा था, उसमें ये वाला डायग्राम हमने डिटेल में समझा था। ये उसी चार्ट का फोटो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। तो AP लर्नर वाला जो हमारा मेथड था फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम को सिद्ध करने का, उसका ये डायग्राम है। तो दोस्तों, इस डायग्राम में आप देखिए कि दो देश हैं A और B, और दो वस्तुएं हैं X और Y, और दो साधन हैं पूंजी तथा श्रम। Y एक्सिस पर हमने पूंजी को मापा है तथा X एक्सिस पर हमने श्रम को मापा है। BA ये हमारी साधन कीमत रेखा है। ये जो ब्लू कलर का कर्व दिख रहा है ये 2 इकाई Y को बताने वाला समुत्पत्ति वक्र है, और ये जो येलो कर्व आपको दिखाई दे रहा है ये 3 इकाई X को बताने वाला समुत्पत्ति वक्र है। दोनों जो आइसोक्वांट्स या समुत्पत्ति वक्र हैं वो एक दूसरे को एक ही स्थान पर काट रहे हैं, और इन दोनों को देखने से पता चलता है कि जो Y वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से X अक्ष की तरफ इंक्लाइंड या झुकी हुई है, और जो X आइसोक्वांट है वो तुलनात्मक रूप से X अक्ष की तरफ। तो जो X अक्ष पर हमने लेबर को मापा है, तो जो X वस्तु है वो तुलनात्मक रूप से श्रम गहन होगी तथा Y वस्तु तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन। और चूंकि केवल एक ही फैक्टर प्राइस लाइन ऐसी है BA जो कि इनको टेंजेंट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही फैक्टर प्राइस रेशो दोनों में संभव है, दोनों देशों में। इसका मतलब दोनों देशों में जो फैक्टर प्राइस रेशो है वो एक समान होगा, यानी कि साधन कीमत समानीकरण होगा। अब दोस्तों, हम यह डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति हो जाए तो क्या होगा। अब इस वाले डायग्राम में, यानी जो चार्ट 1 है, इसमें आप देखिए, इसमें ये जो दो डायग्राम्स हैं वो किस प्रकार के हैं। ये ब्लू वाला Y2 यानी Y वस्तु की 2 इकाई को बताने वाला समुत्पत्ति वक्र है, और पिछली इस वाले चार्ट की जैसे ही येलो कलर का जो कर्व है, वक्र है, समुत्पत्ति वक्र, वो 3 इकाई X के उत्पादन को बता रहा है। लेकिन इस चार्ट में आप देखिए कि ये जो येलो कर्व है और जो ब्लू कर्व है वो एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर काटते हैं, Q बिंदु पर भी और S बिंदु पर भी। तो इस स्थिति में दोस्तों आप ये देखिए कि यहाँ पर साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जा रही है। शुरू से लेकर के Q बिंदु तक Y वस्तु पूंजी गहन है, इसके बाद में Q बिंदु से इस बिंदु तक X वस्तु तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन हो जाती है, और उसके बाद में फिर से Y वस्तु तुलनात्मक रूप से पूंजी गहन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे साधन कीमत बदल रही है, वस्तुओं में साधन गहनता भी बदल रही है। अब हम देखेंगे कि कौन से देश में फैक्टर प्राइस रेशो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में केवल एक ही लाइन थी BA जो कि इन दोनों आइसोक्वांट को टच या टेंजेंट करती थी। लेकिन इस चार्ट में आप देखो 2 लाइनें हैं। पहली लाइन है BA जो कि दोनों समुत्पत्ति वक्र को स्पर्श कर रही है, एक को Q बिंदु पर, एक को R बिंदु पर। साथ ही साथ एक और भी रेखा है B1 B2 जो कि इन दोनों आइसोक्वांट को स्पर्श कर रही है, एक को इस बिंदु पर और दूसरे को इस बिंदु पर। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हो सकता है दोनों देशों में फैक्टर प्राइस लाइन BA हो, यह भी हो सकता है कि दोनों देशों में फैक्टर प्राइस लाइन B1 B2 हो, लेकिन यह भी संभव है कि एक कंट्री में BA लाइन फैक्टर प्राइस रेशो हो तथा दूसरे कंट्री में B1 B2 लाइन फैक्टर प्राइस रेशो हो। तो साधन गहनता प्रतिलोमता यदि है, यानी डायग्राम्स इस तरीके से बने हुए हैं कि इनमें
जो फैक्टर इंटेंसिटी है, साधन गहनता है, वो परिवर्तित हो गई है, तो फिर साधन कीमत समानीकरण हो संभव नहीं है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइस होना भी संभव है। तो ये जो दोनों डायग्राम हैं, इसका विस्तृत विवरण मैंने जो आगामी स्लाइड्स हैं उसमें आपके लिए लिखा हुआ है। तो आशा है कि जो मैंने आपको समझाया है डायग्राम वो आपको समझ आया होगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ चीज़ छूट गई है तो आप जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें इसकी डायग्राम्स की जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, डिटेल विवरण है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्लाइड है, ये पिछली स्लाइड में हमने जो डायग्राम पढ़ा था उसी का इसमें विस्तृत विवरण है। ये जो डायग्राम स्लाइड है इसमें भी जो हमारा चार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन कंटिन्यू हो रहा है और इसका जो निष्कर्ष है वो निकलता है कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता पाई जाती है तो साधन कीमत अनुपात एक समान होना यानी साधन कीमत समानीकरण होना आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, पिछला जो चार्ट था और स्लाइड्स थी उसमें हमने लर्नर के मेथड से यह समझने की और जानने की कोशिश की कि साधन कीमत समानीकरण होगा या नहीं होगा। अब हम जो अगला मेथड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जॉनसन मॉडल, उसकी सहायता से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जाती है तो साधन कीमत समानीकरण होगा अथवा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो डायग्राम है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था जिसमें कि हमने फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन को दर्शाया है। तो इसमें हमने दो चार्ट बनाए हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें वाई एक्सिस पर पूंजी श्रम अनुपात तथा एक्स अक्ष पर हमने श्रम की कीमत तथा पूंजी की कीमत का अनुपात लिया है। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसको कि हमने मूल बिंदु से नीचे की ओर बनाया है उसमें हमने एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतों का अनुपात दर्शाया है। ए और बी, ये ए देश की और बी देश की फैक्टर एंडाउमेंट लाइनें हैं, यानी दोनों देशों की साधन संपन्नता को दर्शाने वाली लाइन है। ए लाइन और बी लाइन पैरेलल लाइन है और ए बी से ऊपर है लगातार, तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी पैरेलल लाइन होने के कारण। तो जो ए देश है वो बी राष्ट्र की तुलना में सदैव पूंजी संपन्न राष्ट्र बना रहेगा। इसी प्रकार से वाई और एक्स, ये वाई वस्तु की और एक्स वस्तु के उत्पादन फलन है जो कि ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे श्रम की कीमत और पूंजी की कीमत का अनुपात बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु में कैपिटल लेबर रेशो बढ़ता चला जाएगा। दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, वाई वस्तु में भी और एक्स वस्तु में भी। लेकिन वाई वस्तु और एक्स वस्तु का जो उत्पादन फलन है फिर से एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। तो इसका तात्पर्य ये क्या हुआ कि ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका मतलब वाई वस्तु एक्स वस्तु की तुलना में सदैव पूंजी गहन ही बनी रहेगी। नीचे के जो डायग्राम है उसमें हमने इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस लाइन बनाई हुई है। जैसे जैसे श्रम पूंजी की तुलना में महंगा होता चला जाएगा, जो श्रम गहन वस्तु है एक्स वो पूंजी गहन वस्तु की तुलना में महंगी होती चली जाएगी। तो जो पी पी डैश रेखा है वो पी एल अपॉन पी के रेशो तथा पी एक्स अपॉन पी वाई रेशो के बीच में धनात्मक संबंध को दर्शाने वाली रेखा है। व्यापार से पूर्व बी देश का जो प्राइस रेशो है वो ओ पी बी है और ए देश का प्राइस रेशो ओ पी ए है। व्यापार के बाद में हम पढ़ते हैं कि यदि स्वतंत्र व्यापार होता है तो वस्तुओं की कीमतों में कीमतें एक समान हो जाएंगी, यानी कि ओ पी डब्ल्यू जो रेड डॉटेड लाइन है उसके बराबर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में यदि जो कमोडिटी की प्राइस है वो रेशो है वो ओ पी डब्ल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केवल एक ही फैक्टर प्राइस रेशो हो सकता है ओ आर डब्ल्यू। तो यदि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होता है तो फिर यदि कमोडिटी प्राइस इक्वलाइजेशन होता है यानी वस्तुओं की कीमतों में समानता आती है
तो साधन कीमत में भी समानता होना अवश्यंभावी है, यानी कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, साधन कीमत समानीकरण अवश्य होगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति हो तो क्या स्थिति बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम है ये दोबारा मैंने नया आपके लिए बनाया है, जिसमें कि हम साधन गहनता प्रतिलोमता को दर्शा रहे हैं। बाकी की सारी चीज़ें इस डायग्राम के समान ही हैं। वाई एक्स पर हमने कैपिटल लेबर रेशो लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस पर लेबर और कैपिटल की प्राइसेस का रेशो। इसी प्रकार से जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस पर पीएल अपॉन पी के रेशो, और वाई एक्सिस पर हमने वस्तु कीमत अनुपात, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत का वाई वस्तु की कीमत के साथ अनुपात लिया है। ए और बी लाइन जो हैं वो ए देश में और बी देश में साधन संपन्नता को बता रही हैं। ए देश की जो फैक्टर एंडोमेंट लाइन है, साधन संपन्नता रेखा, वो बी देश की तुलना में ऊंची है। तो ए देश पूंजी संपन्न राष्ट्र है तुलनात्मक रूप से, और जो बी राष्ट्र है वो तुलनात्मक रूप से श्रम संपन्न राष्ट्र है। अब इस वाले डायग्राम से जो परिवर्तन इस डायग्राम में हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु का जो उत्पादन फलन है वो दोनों स्ट्रेट पॉजिटिव लाइन है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ये पैरेलल लाइन से समानांतर रेखाएं हैं। लेकिन यहाँ पर साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो श्रम है वो पूंजी की तुलना में महंगा होता चला जाता है, तो हम वैसे वैसे जो एक्स वस्तु जो कि श्रम गहन वस्तु है उसको हम श्रम गहन की बजाय पूंजी गहन तकनीक से उसका हम उत्पादन शुरू करते हैं। तो जो दोस्तों आप देखिए क्यू बिंदु है वहां तक तो जो वाई वस्तु है वो एक्स की तुलना में अधिक पूंजी गहन है, लेकिन क्यू बिंदु के पश्चात हम क्या देखते हैं कि जो एक्स वस्तु का उत्पादन फलन है वो वाई वस्तु से ऊपर हो गया। तो क्यू बिंदु के बाद में जो एक्स वस्तु है वो वाई वस्तु की तुलना में अधिक पूंजी गहन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं में साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है। तो ऐसा होने के कारण अब हमारी जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो प्राइस रेशो था, जो कि पीएल अपॉन पी के यानी साधन कीमत संयोग तथा वस्तु कीमत अनुपात में संबंध बता रही थी, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जो क्यू बिंदु था वहां तक ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, लेकिन क्यू बिंदु के पश्चात ये नेगेटिवली स्लोप्ड हो जाएगी, क्योंकि साधन गहनता प्रतिलोमता के कारण वस्तुओं में जो साधन गहनता है वो बदल गई है। तो क्यू के बिल्कुल नीचे ये टी बिंदु है, टी बिंदु तक दोनों में यानी पीएल अपॉन पी के तथा पी एक्स पी वाई इनमें धनात्मक संबंध है। जैसे जैसे श्रम महंगा होगा एक्स वस्तु महंगी होती चली जाएगी, क्योंकि हमने एक्स वस्तु का उत्पादन श्रम गहन तकनीक से किया है। लेकिन इसके बाद में हमने एक्स वस्तु के उत्पादन की तकनीकी चेंज कर दी, उसको हमने श्रम गहन की बजाय पूंजी गहन कर दिया। तो जब श्रम महंगा होगा तो उससे एक्स वस्तु में हमने पूंजी बढ़ाई है, तो पूंजी सस्ती हो गई है, श्रम महंगा हो गया, तो जो एक्स वस्तु जो कि अब श्रम की बजाय पूंजी गहन हो गई वो सस्ती हो जाएगी। तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो बदल जाएगा, पहले ये पॉजिटिवली स्लोप्ड थी, अब ये नेगेटिवली स्लोप्ड हो गई। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब फैक्टर प्राइस रेशो का व्यापार के बाद और व्यापार से पहले क्या स्थिति हो गई ये अपन समझते हैं। मान लीजिए व्यापार से पूर्व जो बी देश है उसका कीमत अनुपात, घरेलू कीमत अनुपात OPB है, जो कि उस देश की उपभोक्ताओं की मांग और रुचि के अनुसार निर्धारित हुआ है। तो ये OPB, तो इसके अनुरूप व्यापार से पूर्व फैक्टर प्राइस भी ORB होगी। इसी तरीके से ए देश में OPA वस्तु कीमत अनुपात होगा, और ORA यानी O से लेकर के ये RA तक ये साधन कीमत संयोग होगा। ये भी ए देश की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसके आधार पर निर्धारित होगा। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि यदि स्वतंत्र व्यापार की स्थिति होती है तो वस्तुओं की कीमतें दोनों देशों में एक समान हो जाएंगी, यानी कि OPW ये जो रेड लाइन है, रेड डॉटेड लाइन, इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स साधन कीमत संयोग क्या होगा? तो अब सबसे बड़ी जो चीज आई वो क्या आ गई कि ये जो OP रेखा है, OPP डैश थी जो कि पहले यहाँ इस डायग्राम में थी OPP डैश,
लेकिन अब ये PTR यानी ये जो रेखा है इसमें एक मोड़ यानी कि किंक आ गया, ये किंक्ड लाइन बन गई है, अब मुड़ी हुई रेखा। तो किंक आने के कारण जो POPW अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है वस्तुओं का, वो इस रेखा को दो जगह काटता है, एक इस बिंदु पर और दूसरा इस बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में जो फैक्टर प्राइस यानी साधन जो वस्तु कीमत अनुपात तो होगा OPW, लेकिन साधन कीमत अनुपात क्या हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ORW1 भी हो सकता है तथा साथ ही साथ ORW2 भी हो सकता है। तो अब क्या स्थिति बनेगी, हो सकता है एक देश में ही अलग अलग जगह वस्तु की साधनों का जो कीमत अनुपात है वो ORW1 हो सकता है और ORW2 हो सकता है, या फिर दोनों देशों में एक समान हो सकता है, ये वाला या फिर ये वाला, या फिर एक देश में A देश में ये हो और B देश में ये हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास ऐसे कई कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं फैक्टर प्राइस रेशो के जो कि पॉसिबल है। तो इस स्थिति में साधन कीमत समानीकरण हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। तो फ्रेंड्स, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति पाई जाती है तो वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह के बावजूद भी अनेक फैक्टर प्राइस रेशो संभव है। जैसा कि इस चार्ट में दो प्राइस रेशो संभव है, ORW1 तथा ORW2। तो साधन कीमत समानीकरण हो यह आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स हैं उसमें इस डायग्राम के जो रिजल्ट्स हैं, निष्कर्ष हैं, उसको मैंने बहुत ही विस्तार से आपके लिए समझाया हुआ है। तो अभी यह जो मौखिक विवरण है इसमें अगर आपको कोई शंका है तो आप ये जो दोनों चार्ट्स हैं इनका डिटेल आने वाली स्लाइड्स में पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछली जो स्लाइड थी इसमें हमने जॉनसन द्वारा दी गई जो तकनीक थी साधन कीमत समानीकरण की, उसके अंतर्गत साधन कीमत समानीकरण और साधन गहनता प्रतिलोमता की जो स्थिति थी उसको डिटेल में समझा। ये जो स्लाइड है इसमें उसी चार्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो स्लाइड है इसमें भी जॉनसन मॉडल और में फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की स्थिति को इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। और ये जो स्लाइड है ये भी इन्हीं दोनों चार्ट्स का विस्तृत विवरण एक साथ बता रही है। दोस्तों, ये जो स्लाइड्स हैं इसमें इन दोनों डायग्राम्स का हमने विस्तृत विवरण लिखा है और इससे इस चार्ट को पढ़ने से, देखने से और समझने से हमको ये पता चलता है कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति है तो साधन कीमत समानीकरण आवश्यक नहीं है। ऐसा हो भी सकता है लेकिन ये भी हो सकता है कि अलग अलग देश में अलग अलग साधन कीमत अनुपात पाए गए हों। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने मान्यता के आधार पर हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं उनको डिटेल में पढ़ा और उनकी जो सबसे प्रसिद्ध आलोचना है कि यदि साधन गहनता प्रतिलोमता होगी तो साधन कीमत समानीकरण नहीं होगा, इसको भी हमने विस्तार से पढ़ा। दोस्तों, साधन गहनता प्रतिलोमता की जो स्थिति है इसके बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का और आलोचकों का ये मानना है कि जो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अनुभवजन्य परीक्षण हुए हैं उनमें सामान्यतया साधन गहनता प्रतिलोमता के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। तो इससे ये सैमुअल्सन का जो विचार है कि साधन गहनता प्रतिलोमता केवल सैद्धांतिक रुचि की अवधारणा है, वास्तविक अवधारणा नहीं है। यानी ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि अगर फैक्टर प्राइस रेशो चेंज होगा तो वस्तुओं में
जो फैक्टर इंटेंसिटी है या साधन गहनता है वो भी बदल जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत बदलाव आ सकता है, थोड़ा बहुत प्रतिस्थापन पूंजी का श्रम से या श्रम का पूंजी से हम कर सकते हैं, लेकिन हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की यह धारणा बिल्कुल सही है कि वस्तुओं की जो मूल प्रकृति है वह नहीं बदलती। साधन गहनता प्रतिलोमता जो है, इसका व्यवहारिक जो अध्ययन है यह बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है, तो हो सकता है भविष्य में यदि इसका और अधिक इस पर अध्ययन होगा तो कुछ नए तथ्य हमारे सामने आए। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत की जो अवास्तविक मान्यताएं थी उनके आधार पर इनकी क्या क्या आलोचना की गई, ये बहुत ही विस्तार से हमने पढ़ा। आशा है यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा, और यदि आप इस चैप्टर को और भी विस्तार से और भी अधिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अच्छी किताबें आपके लिए यहाँ पर मैं रिकमेंड करती हूँ, तो आप इन किताबों की सहायता से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगले अध्याय में हम हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के आनुभविक जो परीक्षण किए गए हैं, एम्पिरिकल स्टडीज़ जो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके आधार पर इसकी आलोचना पढ़ेंगे। तो हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का जो सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध अनुभवजन्य परीक्षण है वो W. लियोनटीफ के द्वारा किया गया, जिसे हम लियोनटीफ पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो अगली वीडियो कड़ी में फिर मिलेंगे लियोनटीफ पैराडॉक्स के ऊपर डिटेल्ड चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।